नमस्कार। हम आज सुमित्रा नंदन पंत के साथ एक ऐसे दौर पर जा रहे हैं जो छायावादी कवियों ने अपनी चित्रात्मक शैली से उसे अचेतन से चेतन बना दिया। सुमित्रा नंदन की कविता नौका विहार भी एक ऐसी ही कविता है जिसे पढ़ते समय या उसका अध्ययन करते समय कोई भी स्वयं नौका विहार के उस सुरम्य वातावरण से दूर नहीं रह सकता। तो आइए चलते हैं हम नौका विहार करने, जिसमें कवि ने अपने शब्द शिल्प से सुंदर उपमा और रूपक बांधकर दृश्य को, नज़ारों को बिल्कुल साकार कर दिया, दृश्यमान कर दिया। हर व्यक्ति इस कविता को पढ़ते समय अपने आप में खो जाता है। तो मैं भी अपेक्षा करती हूँ कि जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भी इस नौका विहार का आनंद लें। तो हम देखें कि इस कविता में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है नौका विहार का। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, बिल्कुल शांत फिसलती हुई चांदनी उज्ज्वल रूप में चारों तरफ छाई हुई है। आसमान अनंत, जो आसमान है वह बिना पलक झपकाए पूरी धरती को निहार रहा है। नीरव भूतल, जो रात्रि को बिल्कुल शांत हो गई धरती, उसे निहार रहा है पूरा आसमान। शेकत शैया का दुग्ध धवल, रेत की शैया पर गंगा, तनवंगी गंगा है ना, जो गंगा है वह अपने लहराते रूप के अंदर लेटी है ना। तो क्या कहा है? सेकत शैया पर दुग्ध धवल, दूध की सी धारा वाली, अत्यंत उज्ज्वल धारा वाली गंगा वहाँ लेटी है। और गर्मी भी है, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, वहाँ लेटी हुई है पूरी प्रकृति। गंगा जो दिन भर की उस थकान से थक गई है, क्योंकि वह हमेशा बहती रहती है अविरल रूप से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मिट्टी की शैया के ऊपर वह थकी हुई सी अत्यंत क्लांत वहाँ पर निश्चल होकर लेटी है। गंगा तापसी बाला के समान दिखाई दे रही है, बहुत ही निर्मल है। और उसके शशि मुख से दीपित प्रदीप्त करतल, आसमान में जो चंद्रमा चमक रहा है उसका प्रतिबिंब जब गंगा के जल में गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका मुख, शशि मुख, चंद्रमा रूपी मुख जो है उसका जो है वह दिखाई दे रहा, और उसी के प्रकाश से उसके दोनों हाथ भी दिखाई दे रहे हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतर, और लहरें उसके शरीर पर अत्यंत कोमल रूप से, काली काली लहरें है ना। लहरें जो है उसका भी रंग रात्रि में काला हो गया, कभी वो उसके ऊपर लहरा रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, देखिए गंगा का पानी बहुत ठंडा होता है, और यदि कोई गया हो तो उसे अनुभव हो जाएगा कि एक बार तो उसमें कोई डुबकी नहीं लगा सकता। तो वो सिहरता हुआ सा गंगा का जो जल है उसके अंदर गोरे अंग वाली जो गंगा है, क्योंकि उसका रूप है कितना बताया सुंदर, दुग्ध धवल, दूध के समान ध्वल जो गंगा का स्वरूप है। यहाँ मानवीयकरण अलंकार किया है। लहराता तार तरल सुंदर, लहराते हुए तार के रूप में वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही कवि ने क्या रूपक रचा है, देखो, नीला अंचल चंचल अंचल सा नीलांबर, आसमान नीला और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ा तो वो भी नीला। और वह कैसे दिखाई दिया है, कवि की कल्पना देखिए कि उसका जो नीला रूप दिखाई दे रहा है वो मानो उस गंगा का वस्त्र है, नीला वस्त्र है। और वो चंचल, क्योंकि लहरें गतिमान है, चंचल है, तो उसके ऊपर वो नीले आंचल रूपी नीलांबर उसने पहना हुआ है गोरे अंगों पर, और वो सिहर सिहर कर चारों तरफ देख रही है। तो इन पंक्तियों में कविता के अंदर जो शब्द है वो शब्दों का शिल्प मानवीयकरण की सृजना करता हुआ तापसी बाला, गंगा को तापसी बाला बना दिया है। शशिमुख,
है ना, हुर लहरें उर पर, उसका हृदय भी है और उसमें कोमल कोमल केश लहरा रहे हैं। घोरे अंगों पर सिहर सिहर, देखो एक चलायमान सा, एक चंचल सा रूप उन्होंने इसमें लिखा है ना, लहराता तार उपमा के साथ रूपक अंचल सा, यहाँ उपमा, लहराता तार तरल सुंदर रूपक, कोमल कुंतल रूपक, तापसी बाला गंगा निर्मल, यहाँ रूपक तापसी बाला रूपी गंगा है ना, शशिमुख रूपक। तो रूपक और उपमा अलंकार के द्वारा इसका सुंदर रूप इस कविता इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है। धन्यवाद। क्षमा करें, मैं अगला जो पद है इसके अंदर हम देखते हैं, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसे हटाना होगा। देखिए, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, जिस प्रकार कोई स्त्री साड़ी पहनती है और उसमें पटली बना लेती है तो वो सिकुड़न छोटी कर लेती है उसे, इस प्रकार से गंगा के अंदर भी जब चांदनी की रश्मियाँ लहरों के ऊपर गिर रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने मानो साड़ी पहन रखी हो। उसकी लाइनें दिखाई देती है चारों तरफ पहनी हुई सी लहर, साड़ी को समेट कर जैसे पहन लिया हो। इस प्रकार से रेशमी विभा से भर, रेशमी चांदनी के प्रकाश से भरकर, क्योंकि हर लहर पर मानो चांदनी के प्रकाश रूपी गोटा लगा दिया हो, है ना, सुनहरी रुपहली किरण लगा दी हो। तो इस प्रकार से भर वो अपने गोलाकार रूप में मृदुल लहरें उसके अंदर लिपटी हुई है चांदनी गंगा रूपी तापसी बाला के शरीर पर। चांदनी रात का प्रहर पहर, अब ये पहला जो हम रवाना हुए, चांदनी रात है, उसका पहला पहर है। हम नाव लेकर यहाँ पर चले, तत्काल चले, सत्वर बिना रुके हम रवाना हो गए। तो हम भी चलते हैं नौका विहार पर। सिकता की स्मित सीपी पर, मिट्टी के ऊपर इतनी निर्मल है, इतनी साफ सुथरी है गंगा कि उसके अंदर जो मिट्टी है उसमें सीपियाँ रखी हुई है वो भी वहाँ दिखाई दे रही है, और उसमें से चमकते हुए मोती पर जब चंद्रमा की चांदनी की किरण पड़ रही है तो वो प्रकाशमान हो रही है। ज्योत्सना रही विचर, चारों तरफ विचर रही है। लो पाल चढ़ी उठा लंगर, जब नाविक जब नाव चलाता है तो जिधर हवा होती है, अगर धीमी हवा होती है तो पाल को खोल देता है उसके अंदर, और पाल के सहारे, वो जो पाल इतना बड़ा होता है कि उसके सहारे गंगा छोटी नाव जो है वो बहती चली जाती है। तो उस हमारी नाव पर भी उसकी पालें खोल दी है और उसे सुंदर कर दिया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बहुत धीरे धीरे इतनी सुंदर गति से नाव चली जा रही है। लघु तरिणी हंसनी सुंदर, हमारी जो छोटी सी ये नाव है, तरिणी नाव है, वो कैसी दिखाई दे रही है, मानो हंस के ऊपर हम बैठे हो। हंसिनी के समान सुंदर दिखाई दे रही है, और उसने पाल रूपी पंखों को भी खोल रखा है। कितनी सुंदर कल्पना है, चेतन कर दिया अचेतन जगत को कवि ने अपने शब्द शिल्प से। निश्चल जल के शुचि दर्पण पल, जो पवित्र दर्पण रूपी ये निश्चल जल का दर्पण है, उसके अंदर रजत पुलिन निर्भर, ऐसा लग रहा है पूरा रजत चांदी का मानो कोई कालीन बिछा दिया हो। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, एक पल के लिए बहुत ही ऊंचे दिखाई दे रहा हमको ये जो क्षण थे, ये पल जब हम इतनी सुंदर चांदनी रात के अंदर गंगा में जा रहे थे, लगा हम हंस के ऊपर बैठे हुए इस गंगा में विहार कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हमारे ये पल तो दुगनी सुंदर हो गए। एक तो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमारा कल्पना जगत भी मिल जाए तो दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर 2 गुना लाभ हो रहा है। काला इतने में ही क्या हुआ कि पास में जो राजभवन था वो काला दिखाई दे रहा है रात को। वो मानो इस पानी के अंदर आकर बिल्कुल शांत सो गया और स्वयं भी सपने देख रहा है। यहाँ भी मानवीयकरण, नदी का, जल का, इनका तो है ही, उस काले राजभवन का भी मानवीकरण किया है। उसको भी मानो कि वो आकर राजभवन इस शांत जल के अंदर आकर सो गया है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और अनेक स्वप्न देख रहा है, वैभव, स्वप्नों का वैभव। तो वो सुंदर सुंदर सपने इस नदी के अंदर आकर, गंगा के अंदर आकर देख रहा है। नौका से उठती जल हिलोर, जैसे जैसे नाव चलती पानी की लहरें बहती, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जैसे ही लहरें उठती और मानो लहरें नहीं उठ रही है, वो आसमान के इस किनारे से उस किनारे को भी हिला रही है। आसमान को हिला देना सहज है क्या भाई? नहीं, लेकिन कवि के शब्दों में यह सहज है। वो तो आसमान के नभ के जो नभ है पूरा इधर से उधर तक पूरा हिलता दिखाई दे रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे, इसी बीच में कवि को
कवि एक कह रहा है कि जो ये तारों के समूह हैं वे आंखें फाड़ फाड़ कर मानो पानी के अंतः स्थल को देख रहे हैं, क्योंकि तारों की भी परछाई उसके अंदर प्रतिबिंब नदी में गिर रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी के जल को प्रकाशवान करते हुए वो उसके अंतः स्थल को खोज रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़, रहस्य। तारों के समूह यहाँ क्या देख रहे हैं, जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके छोटे छोटे चंचल दीपों को नायिका, गंगा रूपी नायिका जो है वो अपने आंचल की ओट में किए हुए, आंचल जैसे कोई स्त्री दीपक को अपने आंचल की ओट में कर देती है, वैसे ही वो भी आंचल की ओट में किए हुए वहाँ देख रही है। अविरल फिरते लहरें लुक छिप पल पल, सारी लहरें लुक छिप कर चारों ओर देखती चली जा रही है, चारों ओर के सुंदर नज़ारे को देख रही है। आगे देखते हैं हम, देखिए सामने शुक्र की छवि झलमल, और वो सामने पश्चिम दिशा के अंदर एक शुक्र तारा भी दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं शुक्र को संध्या का तारा कहते हैं, तो वो जो दिखाई दे रहा है वो तारा नहीं, ऐसा लग रहा है कोई परी है ना, परी सी जल में कल, वो पानी के अंदर कोई परी तैर रही है, सुंदर कचों में हो ओझल, अपने सुनहरे बालों के, क्योंकि चांदनी की जो परछाई लहरों के ऊपर थी तो उसने उनको सुनहरी बना दिया लहरों को, तो वह उनके अंदर गिरकर ओझल सी होती परी, कभी ओझल हो रही है, कभी दिखाई दे रही है, तो परी जो है वो वहाँ दिखाई दे रही है। पुनः मानवीकरण देखो शुक्र का, शुक्र तारे का भी मानवीकरण। हम सब रोज शुक्र तारे को देखते हैं, लेकिन हमारे मन में तो कभी ये कल्पना नहीं आई, तो कवि ही वो सृष्टा है, इसीलिए कवि को सृष्टा कहते हैं कि वो हर चेतन चीज को, हर निर्जीव चीज को सजीव बना देता है। तो उससे भी परी को उसको शुक्र तारे को मानो परी बना दिया। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहर रूपी घूंघट से झुक झुक कर दशमी के शशि निज तिर्यक मुख, दशमी के चंद्रमा रूपी किसी स्त्री का सुंदर मुख हो और वो अपने मुख को घूंघट को उठा उठा कर देख रही हो। चंद्रमा का प्रतिबिंब जब गंगा में गिर रहा है, दशमी का चंद्रमा है ना, दशमी जो होती है उसका चंद्रमा है। देखना कभी दशमी का चंद्रमा कितना सुंदर होता है, कवि में यहाँ पर वर्णन किया है, दिखलाता मुग्धा सारूप रूप, मुग्धा नायिका के समान, नवयौवना जो मुग्धा नायिका है उसके समान वो दिखाई दे रही है। पुनः मानवीयकरण, कितना सुंदर रूपक, कितना सुंदर साकार स्वरूप यहाँ वर्णन किया है, वो दिखला रहा है। अब पहुँची चपला बीच धारा, अब हमारी नाव जो है धारा के बीच में पहुँच गई है। अब छिप गया चांदनी का कर, अब तो चारों तरफ चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है। इतनी देर तो किनारा दिखाई दे रहा था, सीमा दिखाई दे रही थी, किंतु बीच में पहुंचकर तो देखा चारों तरफ चांदनी है। दो बाहों के दूर रसती, दूर दोनों तरफ, बीच में पहुंच गई तो दोनों तरफ दो किनारे दिखाई दे रहे हैं, और वो इस गंगा की धारा को, धारा रूपी जो कोमल शरीर है उसको दोनों बाहें अपने अंदर भर लेने को जो है अधीर हो रही है। इस प्रकार की कल्पना की है कवि ने, इस प्रकार का रूपक किया है कि वो आलिंगन करने को दूरस्थ तीर दोनों किनारे, इस प्रकार से सुंदर मानवीयकरण यहाँ किया गया है। उपमा और रूपक के सुंदर रूप यहाँ पर लहरों के जुग जुग, शुक्र तारा है ना, शशिमुख, दशमी का चंद्रमा, इस प्रकार से सुंदर रूपक इस पंक्तियों में किया है। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, अति दूर किनारे के ऊपर एक पक्षी वृक्षों की एक लाइन दिखाई दे रही है, वो लगता है इस धरती की भ्रू रेखा है। हमारे भ्रुओं पर केश होते हैं ना, तो इस प्रकार से भ्रू की रेखा हमें दिखाई दे रही है। अरेला अपलक नभ नील नयन विशाल, बिना आंखें झपकाए हुए नीला आकाश धरती को देख रहा है। माँ के ऊपर शिशु सा समान, जैसे माता के हृदय के ऊपर कोई बालक सो जाता है, इसी प्रकार से गंगा के अंदर एक सुंदर द्वीप जो है वो उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर देखे आप मानवीयकरण, गंगा को माँ बना दिया, द्वीप को शिशु बना दिया और उपमा का सुंदर संयोजन किया। उर्मिल प्रवाह से कर प्रतीप, उर्मिल प्रवाह को रोकता हुआ, गंगा का जो प्रवाह है उसको रोकता हुआ एक द्वीप वहाँ उभराया है। वह कौन विहग, क्या विकल को, ये पक्षी कौन है, क्या व्याकुल क्रोच पक्षी है, जिसने पानी की परछाई में एक दूसरे अपनी परछाई को देख लिया और सोचा कि शायद मेरा विरह वो कर लेगी। 2 मिनट बेटा, तो विरह नीचे शोक विरह
पतवार घुमा प्रतनु भार। अब हम काफ़ी दूर तक आ चुके थे और हमने अपनी पतवार को घुमा लिया, नाव को पुनः घुमा दिया, अपने शरीर को हल्का भारी जो हमारा शरीर प्रतनु गंगा का जो हमारी नाव जो बह रही थी उसका भार कम करते हुए हमने उसको पुनः घुमा लिया। नौका घूमी विपरीत धारा, इतनी तो हवा की वेग के साथ बह रही थी लेकिन अब वो विपरीत धारा में घूम गई। डांडों से चलकर तरपरसाल, अब हमने दोनों तरफ की पतवारें खोल ली और अपना जो पाल था उसे समेट लिया, क्योंकि अब पतवार के सहारे ही चलना पड़ता था विपरीत भार में। तो भर भर मुक्ता, जैसे ही पतवार पानी में गिरती उसमें असंख्य जो फेन, हम कह रहे हैं झाग उभर कर आ रहे हैं, और वो कैसे लग रहे हैं, जैसे मानो पानी के अंदर तारों का जो प्रतिबिंब गिर रहा है उससे सितारों के हार बना दिए गए हों, गोल गोल हार बनाकर धरती को पहना दिए हो। चांदों की सांपों सी रिम, चांदी के सांपों सी रलमल, जब रश्मि के ऊपर किरणों, इन पे लहरों के ऊपर किरण गिर रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांदी के सांप यहाँ, सर्प यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हों। रश्मि है ना, नाचती रश्मियाँ, उसकी चांदनी की किरणें जो है नृत्य कर रही है। रेखाओं से खींच तरल सरल, रेखाओं का सुंदर व्यापार यहाँ चल रहा था, सर्प के समान दिखाई दे रही थी वो किरणें। लहरों की लतिका में खिल, सो सो शशि सो सो उड़। आसमान में एक चंद्रमा था, अनेकानेक तारे थे, लेकिन वो इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे मानो पानी के अंदर प्रतिबिंब, जैसे ही नाव हिलती तो 100 चंद्रमा दिखाई देने लगते, 100 तारे दिखाई दे रहे। तो कवि कह रहा है कि ऐसी लताएं, ऐसे बेल वहाँ पर लहर रूपी है कि उनके ऊपर ये फल लग रहे हैं, शशि और चंद्रमा रूपी फल वहाँ लग रहे हैं। फैले फूले जल में फैनिल, इस धरती, इसमें चारों तरफ पानी के अंदर पानी के फैन जो उभर आए, फैन अर्थात झाग, वो जो है उनके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। अब उथला सरिता, अब हमारे इस पानी का, गंगा का प्रवाह जो थोड़ा कम हो गया, और वो जो नाविक था वो उससे अपनी पतवार है उससे पानी को देखने लगा कि यहाँ कितना गहरा है पानी, और वो चलने लगा। अब बढ़े घाट में कोसों उत्साह, अब हम उत्साह के साथ पुनः किनारे पर आ गए। जो लगती है नाव पार उनमें अलौकित। देखिए, हम इतना सुंदर नज़ारा देख कर आए तो निश्चित है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही। तो उन लोगों, कवि ने कहा है कि हमारे दिमाग में शत विचार आ रहे थे कि ये कैसा, इतने सुंदर नौका विहार के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं। देखिए क्या है, इस धारा सा ही जग का क्रम, ये जिस प्रकार नाव का धारा है उसी प्रकार संसार का क्रम है, वो भी लगातार बहता रहा है। न जाने कितने वर्षों से गंगा की धारा बहती चली जा रही है और आगे भी बहती रहेगी। इसी प्रकार ये शाश्वत है, जीवन का उद्गम भी इसी प्रकार शाश्वत है, जब तक है पता नहीं कब से और कब तक चली जा रही है। शाश्वत, इसकी गति भी शाश्वत है, इसका संगम भी शाश्वत है। शाश्वत का अर्थात जो कभी नष्ट ही नहीं होता। शाश्वत नभ का नीला विकास, आसमान का नीलापन भी शाश्वत है, और शशि का रजत हास, इस चंद्रमा की चांदनी भी शाश्वत है। शाश्वत लहरों का और इन लहरों का खेल भी शायद शाश्वत है, जीवन के जो खेल हैं वो भी शाश्वत है। इस प्रकार से सब कुछ हमें शाश्वत दिखाई दे रहा था। ये ऐसा ही चलता चला जा रहा है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे प्रभु परमात्मा, यहाँ रहस्यवाद है ना, छयवादी कवियों का प्रमुख उपादान कि वो जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, इस मृत्यु और जन्म के पहले और मृत्यु के बाद जो भी है, हे परमात्मा आप ही आप हो। शायद शाश्वत जीवन नौका विहार, इस जीवन रूपी नौका का विहार भी शाश्वत है। मनुष्य जन्म लेकर धरती पर आता है, विहार करता है, बीच में जाता है, कई विचार देखता है और जीवन के अनेक अनेक क्रीड़ाएँ करता है और अंत में वह समाप्त भी हो जाता है। यह भी शाश्वत है। कुछ पल के लिए मैं भूल गया अस्तित्व विज्ञान, कवि कह रहा है कि कुछ पल के लिए मैं भूल गया जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का जो शाश्वत प्रमाण है यह मैं कुछ पल के लिए भूल गया, करता मुझको अमृत दान। शायद यही इस चीज को ही समझ लेना कि हमारा जीवन आना और जाना यही शाश्वत है, हम यहाँ पूर्णतः नहीं रहने वाले हैं। तो ये अमृत, यही हमें अमरता प्रदान करता है कि हम इस संसार के क्रम को
समझ लें, जीवन को समझ लें। तो ये अंतिम जो पद है, ये बहुत ही अंतिम जो ये पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जीवन की शाश्वतता, परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के क्रम को इस प्रकृति के माध्यम से कवि ने बताया है। तो अत्यंत ही सुंदर नौका विहार किया हमने और इसमें हमने कितने सुंदर रूपक, कितने सुंदर उपमा के संयोजन, उत्प्रेक्षा के रूप, इन सब को हमने देखा और साथ ही जीवन के सत्य को भी समझा। कवि की यह कविता जो है उनकी विशेष कविताओं में से है, बहुत ही सुंदर कविता है। धन्यवाद।